So now let's start. Yesterday we were discussing Mossbauer spectroscopy in reference to iron. And we observed and we know that nuclear transition involves emission and absorption of gamma rays. And there we saw that while transmission or absorption or emission of gamma ray we were studying, at that time we observed that if we change the material, if it was iron nail, iron door, iron sheet, stainless steel, then there was a change in environment of the iron nuclei, that is iron 57, and change in that environment changed the intensity or the number of counts of gamma rays. Okay, now today we will move forward और अब हम देखेंगे कि कैसे उसको हम how do we go with that in a experiment. एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वी नीड अ सोर्स. ठीक है, सोर्स, हमारा सोर्स हमेशा रहता है ये कोबाल्ट 57. Now this is the precursor of iron 57 जिसकी लाइफ टाइम है 270 डेज. इस कोबाल्ट को हम एक क्यूबिक नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एम्बेड कर देते हैं, उसके बीच में रख देते हैं. दैट मटेरियल इज से नॉर्मली रोडियम, रोडियम का क्यूबिक क्रिस्टल. ठीक है, नाउ दिस इन दिस क्रिस्टल ये जो कोबाल्ट 57 है ये रोडियम की साइड्स में डाइल्यूटेड प्रोपोर्शन में रहता है, यानी कि कम कम रहता है. ठीक है, नाउ यू सी दैट व्हेन दिस कम्स फ्रॉम टू दिस रेडियो एक्टिव मटेरियल कम्स टू 5/2 स्टेट. पहले ये प्रिकर्सर है, किसके लिए, आयरन को लेने के लिए ये प्रिकर्सर है कोबाल्ट. इसकी लाइफ टाइम कितना है 270 डेज. 270 डेज में 836 keV बाहर एमिट करके ये कन्वर्ट हो जाता है आयरन 57 में, जिसमें कि न्यूक्लियर लेवल कितना है 5/2. नाउ फ्रॉम हेयर इट कैन हैव 2 पाथवेज. ये 2 रास्ते चुन सकता है, या तो ये सीधे 5/2 से 1/2 स्टेज में आ जाए, तब ये रिलीज करेगा 136 keV. ओके, और इस ट्रांजिशन को करने के लिए मान लीजिए यहाँ 100 मॉलिक्यूल है, 100 एटम्स हैं, तो 100 में से 9 ये वाला रास्ता चुनेंगे. विच वे, टू गेट डायरेक्टली फ्रॉम 5/2 टू 1/2, एंड 91 विल गो फ्रॉम 5/2 टू 3/2. और यहां से इधर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 122 keV. ओके, so it can go with the both ways with 9% and 91% ratio. अब यहाँ पे जो भी 91 आए हैं इनका लाइफ टाइम कितना है 99 सेकेंड्स. 99 सेकेंड्स के लिए ही इसका लाइफ टाइम है. एंड इट गोज टू द आई हाफ, दैट इज द ग्राउंड स्टेट. और यहाँ पे कितनी एनर्जी निकल रही है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, अब आप देखिए कैच ये है, यहाँ पे कैच यानी कि जो हमें आगे भी बात ध्यान रखनी है कि इतने सारे रास्तों में से हम ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले रूट को ही स्टडी करते हैं. दैट मीन्स मोस्टली वी गो व्हेन द आयरन इज एट द 3/2 स्टेज एंड कम्स टू द आयरन 57 कम्स टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ 1/2. वी स्टडी दिस प्रोसेस. यहाँ पे जो गामा रे निकल रही है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इसको हम स्टडी करते हैं. ओके, नाउ लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, हमने देखा था स्टेनलेस स्टील. पहले आपको बताया था आइसोलेटेड एटम में कैसे E1 E2 होगा, और अगर आपने स्टेनलेस स्टील ले लिया तो थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गई थी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की. अगर हम
ओलिवीन या पायरोक्सिन जैसे ओर्स में चले गए थे तो ग्राउंड स्टेट में कोई स्प्लिटिंग नहीं थी, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में स्प्लिटिंग थी, बट बोथ द स्टेजेस वर शिफ्टेड टू द हायर एनर्जी। जबकि आयरन रॉड्स या नेल्स को स्टडी कर रहे थे तो not only there was shifting to higher level but they were also splitted up both at the ground state and at the excited state। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, पहली बात ये कि हम सिर्फ यही वाला प्रोसीजर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द कि इस एक्सपेरिमेंट का लेआउट क्या है। ठीक है, पहली बात सोर्स की हो गई, हमने आपको बता दिया कोबाल्ट एज प्रिकर्सर यूज करते हैं। 270 दिन आपके पास है वो, यानी कि आप आराम से अपने एक्सपेरिमेंट को सेटअप करने के लिए टाइम ले सकते हैं, 270 डेज। ओके, नाउ सिंपल प्रोसीजर ये कहता है कि एक हमारे पास सोर्स हो, एक एब्जॉर्बर हो जिसको कि हम सैंपल कहेंगे, और एक डिटेक्टर हो यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो, देयर शुड बी सम इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि ये रिकॉर्ड कर सके कि गामा रेस कितनी आ रही हैं, दैट इज द नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ गामा रेस पर यूनिट टाइम। नाउ सोर्स आई टोल्ड यू दैट इट इज द कोबाल्ट 57 एम्बेडेड इन रोडियम विच हैज गॉट अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये कैच है, कैच मतलब इसको हम बार बार आगे डिस्कस करेंगे, आप ध्यान दीजिए। हमने सोर्स की बात सिर्फ इतनी ही नहीं करी है कि एम्बेडेड हो रोडियम में और हम उसको यूज कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज दैट सोर्स को हमें वाइब्रेट करना है टू एंड फ्रो। ऑलवेज रिमेंबर कि सोर्स अपना पूरा काम तभी कर पाता है जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो, और वेलोसिटी कितनी है, फ्यू मिलीमीटर्स पर सेकेंड, जैसे कि 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरीके की वेलोसिटी के साथ में हम सोर्स को मूव करते हैं। क्यों करते हैं, क्या इससे हेल्प है, दिस वी विल डिस्कस इन द कमिंग टाइम। अब देखिए, नाउ सोर्स अगर पहले E1 पे है, फिर E2 पे एक लेवल है, यानी कि 3/2 से आपका 1/2 लेवल पे आ रहा है, एंड इट इज डिकेइंग, गामा रे डीके कर रहा है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एंड ये ES क्या हो गई, सोर्स की एनर्जी, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो हमारा एब्जॉर्बर है वही हमारा सैंपल है, उसके अंदर भी क्या होंगे, वहां पे भी आयरन 57 होगा, जो यहाँ से 3/2 से 1/2 आने में गामा रे रिलीज हुई है। अगर ये यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले जो कि ग्राउंड स्टेट पे है, सो देन ये वी कैन हैव दिस, ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, इट विल बी एक्साइटेड फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। ओके, नाउ बट मैंने आपको बताया था, देखिए अगर इसका लेवल यहां पर है तो आप देखिए ये हल्का सा शिफ्टेड है, देख रहे हैं। सो जो एब्जॉर्बर है इसके बीच में भी करीब करीब 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही डिफरेंस होगा 3/2 1/2 में, बट डिफरेंस किस लेवल पे आएगा, 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दैट आई डिस्कस्ड इन द लास्ट टाइम ऑल्सो। सो यू सी दैट कि अगर ये लेवल E1 है और ये E1 डैश है, ये E2 है तो ये E2 डैश है, बट E2 डैश माइनस E1 जो एनर्जी है EA, और जो ES है E2 माइनस E1, ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली बराबर हो। ओके, अब मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस हो गया, इस डिफरेंस को मैच करने के लिए, कौन सा डिफरेंस, जो ES और EA में है, सोर्स के द्वारा निकाली गई गामा रे एंड द एब्जॉर्बर के द्वारा एब्जॉर्ब की हुई गामा रे में, ये जो डिफरेंस है EA और ES में, इसको हम मैच करते हैं बाय वाइब्रेटिंग द सोर्स टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे ले जा करके, विद द वेलोसिटी ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स पर सेकेंड। और ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, दिस इज नोन एज द डॉपलर शिफ्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब डॉपलर शिफ्ट का कैच आ गया। सो देखिए, सोर्स जो है वो वाइब्रेट कर रहा है एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब समय के साथ कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये कभी आगे जाए कभी पीछे जाए, अब यहाँ पर एब्जॉर्बर है तो कभी इसके नजदीक होगा, कभी इससे इसकी दूरी इतनी होगी, कभी इससे इसकी दूरी इतनी होगी। ओके,
अब आपको पता है जैसे कोई एम्बुलेंस आती है तो जब आपके पास आती है तो आपको साउंड एनर्जी बहुत ज्यादा सुनाई पड़ती है, वेव एनर्जी, और अगर वो आपसे दूर जाती है तो आपको कम सुनाई पड़ती है। एम्बुलेंस तो उतना ही आवाज जो है बाहर निकाल रही है, उसकी इंटेंसिटी तो उतनी ही है, लेकिन वो हमारे पास है कि हमारे दूर है, हम साउंड एनर्जी उसी की वेलोसिटी और हमारी नजदीकी के अनुसार ही ऑब्जर्व करते हैं। तो रिसीवर एंड में कितनी एनर्जी, वेव एनर्जी, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ साउंड और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो रेसिपिएंट को ऑब्जर्व कर रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द विसिनिटी, नजदीकी, कितनी नजदीकी है उस सोर्स की रेसिपिएंट के मुकाबले में। ठीक है, रेसिपिएंट के रेफरेंस में हमारा सोर्स कितना नजदीक है या कितना दूर है। अब ये क्योंकि टू एंड फ्रो जा रहा है, यानी कि आपको पता है ऑक्सीलेटिंग मूवमेंट हो गया, तो ये किसके फंक्शन होगा, टाइम का, कि कितनी देर में पूरा एक चक्कर आगे से पीछे लगाता है। नियर वेलोसिटी मिनिमम, सॉरी डिस्टेंस मिनिमम एंड डिस्टेंस मैक्सिमम, या आप कहेंगे वी मैक्स और वी मिनिमम। ओके, so that is the function of time. It means it is oscillating. So this is what I was telling you कि velocity change होती है डिफरेंस इन, क्योंकि डिस्टेंस हो गया ना, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब टाइम तो वही है और क्या बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है, तो क्या बदल जाएगी, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी चेंजेस एंड ये अगर ये चेंज हो रही तो इससे क्या डिफरेंस हो जाएगा, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, जो कि रिसीवर रिसीव कर रहा है। ठीक है, so and I told you that velocity oscillates from maximum to minimum, that means energy जो है oscillate करेगी from maximum to minimum. Now this Doppler shift you have studied, आपने पहले पढ़ी है high school, so I think in intermediate it comes in the waves chapter, that how do we calculate. Now this is the general formula, that E equals to ES bracket 1 plus velocity upon speed of light. ये कहाँ से आया है, now this is the basic formula. now ये F क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, क्या है ये, now V plus VA डिवाइडेड बाय V plus VS। ओके, now V क्या है, जिस वेलोसिटी की, वो तो एक ही वेलोसिटी से दे रहा है ना, सोर्स तो एक ही वेलोसिटी की वेव बाहर निकाल रहा है, एक ही गामा रेडिएशन निकाल रहा है, एक ही एनर्जी की, whatever it is E2 minus E1। ओके, लेकिन ऑब्जर्वर को E2 minus E1 में ना मिलकर के क्या मिल रही है, E2 डैश माइनस E1 डैश। वो किससे फर्क पड़ रहा है, जो वो सोर्स ऑक्सीलेट कर रहा है टू एंड फ्रो, यानी कि कभी उसके बिल्कुल नजदीक, कभी उससे काफी दूर। सो दिस V is the actually being transmitted velocity। VA जो हमारा एब्जॉर्बर है, जो उसको महसूस हो रही है, VS इज द सोर्स एंड F0 इज द फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ओके, ऑफ द वेव। अब इसी को अगर आप हम अपने एक्सपेरिमेंट में बात करें, ये तो जनरल वेव के लिए फॉर्मूला होता है, तो हमारी जो वेव्स है वो क्या है, लाइट है, गामा रेडिएशन है, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। सो ये क्या बन जाएगा, V प्लस VA क्या हो जाएगा, C अपॉन C प्लस VS। VS क्या है, चेंज वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी। ओके, सो ये फॉर्मूला हमारे लिए हो गया C अपॉन C प्लस VS, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट। गामा रेडिएशन किससे चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट से। ओके, अब अगर आप इसको C से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस V अपॉन C हो जाएगा ना, ये C और C कैंसिल आउट हो गया, तो 1 यहाँ 1 हो गया, 1 अपॉन C इज 1, न्यू दिस अपॉन C इज C, and frequency has been converted into energy. So you see that this formula E equals to ES 1 plus V upon C कहाँ से आ रहा है, बेसिक डॉपलर शिफ्ट से। ओके, ये आपके CSIR एग्जाम में, इसके बाद मैं आपको दे भी दूंगी वो क्वेश्चन, और उसमें ऐसे आता है वहाँ नेट में कि वो डॉपलर इफेक्ट के ऊपर वो कुछ मॉसबॉर के रेफरेंस में एनर्जी बताएंगे, यानी कि 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही होगी, उससे आपको फ्रीक्वेंसी करके ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। आई थिंक इन 2017 एंड 16 इट हैज कम।
तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो आप लोग अपना इंटरमीडिएट में करते हैं. Now we have that's why I have mentioned all the formula, whether in the terms of frequency or in the terms of speed of light or in the terms of energy. Okay. इसका मतलब मैंने वी वर सेइंग कि ये ऑक्सीलेटरी मोशन है, तो एनर्जी ऑब्जर्वर के पास चेंज हो रही है हर समय, है ना, कितना दूर और कितना नजदीक है इस पे. नाउ वो गामा एनर्जी जबकि ईएस किसके बराबर हो जाए, ईए के. ठीक है, ईएस आप सोचिए कि जो एनर्जी निकल रही है हो सकता है वो किसी वजह से कम हो जा रही है. यही कैच है, किसी वजह से जितनी गामा एनर्जी एमिट हो रही है उतनी ऑब्जर्वर को नहीं मिल रही है. जो वजह है, जो रीजन है, ये हम अभी आगे लेंगे कि व्हाई इज इट नॉट, व्हाई द ऑब्जर्वर इज नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट सेम अमाउंट. इट हैज गॉट अ वैलिड रीजन, बट उसको हम कॉम्पनसेट कैसे कर रहे हैं. वो जो एनर्जी की कमी हो गई है सोर्स से निकलने में, उसको हम कंपनसेट कैसे कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्वर के नजदीक ले जाकर. ओके, देखिए आप याद करिए, आप एनएमआर वगैरह में क्या करते हैं, ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी यूज कर लेते हैं, है ना. और ऐसे ही आईआर में भी आपके पास सोर्स होता है एनर्जी का, लेकिन गामा रेस के लिए सोर्स क्या है, यू नीड अ रेडियो एक्टिव आटम एंड देन let it get down to the lower energy stable state, and then whatever energy is released that we are going to observe. Okay, तो इसलिए हमको वो जो सोर्स है उस एनर्जी को हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, बाय मूविंग इट टू एंड फ्रो. सो दोनों बातें याद रखिए. पहली बात ये कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों पूरी एनर्जी ऑब्जर्वर तक नहीं जा रही है. ठीक है, नहीं जा रही है इसलिए हमने डॉपलर शिफ्ट का यूज करा है, और क्यों नहीं जा रही है दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग टाइम. नाउ दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, दैट अगर हमारा एब्जॉर्बर आयरन स्टील है या आयरन डोर है तो E2 डैश माइनस E1 हो जाएगा EA, और सोर्स के लिए क्या हो जाएगा E2 माइनस E6. बट आई टोल्ड यू दैट EA ES के बराबर नहीं रहता है. ठीक है, या तो ये जो ऑब्जर्वर है ये या तो थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल पे चला गया है या स्प्लिट अप हो गया है ग्राउंड स्टेट पे, और इट इज स्प्लिट अप एट द बोथ ग्राउंड एंड द एक्साइटेड स्टेट. नाउ इस वाइब्रेशन की वजह से ध्यान दीजिए, ये जो वाइब्रेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन नाउ जब वहां पे रेजोनेंस होगा, यानी कि जो एनर्जी ऑब्जर्वर को एब्जॉर्बिंग सैंपल को रिक्वायर्ड है टू गेट फ्रॉम हाफ टू 3/2 स्टेज, दैट एनर्जी इज द रेजोनेंस एनर्जी. ये कैसे मैच करेगी, जब वेलोसिटी मैच करेगी एनर्जी के लिए, यानी कि वो एक वेलोसिटी जिसपे कि जो एनर्जी का लॉस हुआ था फ्रॉम द सोर्स दैट इज बीइंग मैच अप, उसको मैच कर लिया है, उसको कॉम्पनसेट कर लिया है. That is the resonance velocity or resonance frequency which is being absorbed by the sample. अब आप सोचिए, अगर आपके एमिटर से निकली और एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब कर ली तो डिटेक्टर के पास क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, बिकॉज वो एनर्जी जो एमिटर से निकली थी वो जो डिटेक्टर के पास चली जाती अनएब्जॉर्ब्ड, वो कहाँ चली गई, सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली. तो डिटेक्टर में यानी कि गिगर मुलर काउंटर टाइप का जो डिवाइस होगा वहां पे आपको गामा रे काउंट्स कम मिलेंगे. ठीक है, दिस इज हाउ वी स्टडी. सो एब्जॉर्बर जो एब्जॉर्बर भी मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट में गया है, वापस आ रहा है, एक बार एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली उसने एंड देन अगेन इट इज कमिंग बैक, वो भी गामा रे फिर रिलीज करेगा. तो जो सोर्स से निकली है और जो एब्जॉर्बर से निकली है गामा रे, इन दोनों को ही डिटेक्ट और एनालाइज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक से इन टर्म्स ऑफ काउंट्स पर मिनट, कितने गामा रे काउंट्स पर मिनट मिले हैं. ओके, नाउ आप कैच को हमेशा याद रखिए. ये एक डायग्राम सिंपल है, आप देख सकते हैं कि आप अगर ये सोर्स है और ये हमारा एब्जॉर्बर है, तो अगर ये पास आ रहा तो आप देख रहे हैं वेव्स जो है कंप्रेस हो गई हैं तो एनर्जी बढ़ गई है, और अगर ये दूर चला गया है तो रेरिफाई हो गई है एंड देन द एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई है. ठीक है, नाउ दिस इज अ डायग्राम. अगर आप सोचें कि हमने अभी डिस्कस किया, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये आयरन के लेवल्स हैं 1, 2 एंड 3.
अब देखिए ऐसा थोड़ी ना कि अगर आपने सिस्टम में रखा हुआ है इट इज कमिंग डाउन, आप कहेंगे भाई नहीं तुम 3/2 वाला ही 1/2 में आओगे, तुम ये वाला प्रोसेस दूसरा नहीं करोगे। इट्स नॉट, वी कैन से वो तो प्रोसेसेस सारी हो रही होंगी, है ना। नाउ यू कैन सी कि अगर ये आ रहा है यहाँ पे 14.4 है, यहाँ 136 है, इस वाले में 122 है, सारी ही एनर्जी एब्जॉर्बर के पास जा रही होंगी। नाउ यू सी ये सारे जितने प्रोसेसेस हैं आपने सब पढ़े, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाना, कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन्स निकल जाना या फोटॉन्स निकल जाना। ओके, नाउ सिमिलरली ऑगर इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एल शेल वाला के में जंप कर लेता है, एम शेल वाला एल में जंप कर लेता है इनसाइड, तो ये ऑगर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऐसा हो सकता है कि निकला इलेक्ट्रॉन और बीटा प्रोसेस के अगेंस्ट ये एक न्यूट्रिनो निकाल दे, देन इट इज द कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन। और क्या प्रोसेस हो सकता है, एक्सरेस निकल सकती हैं, है ना, एक्सरे निकल सकती हैं यानी कि फोटॉन्स निकल सकते हैं। ओके, तो देयर कैन बी नंबर ऑफ प्रोसेसेस की फोटॉन्स निकल रहे हैं, कि न्यूट्रिनो निकल रहे हैं, कि ऑगर इलेक्ट्रॉन प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इनमें से इफ द राइट अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशन रीचेस टू द न्यूक्लियस, अगर बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ रेडिएशन न्यूक्लियस के पास रीच करता है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस सोर्स इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, वी मैक्स टू वी मिनिमम, ये लगातार इस प्रोसेस को कर रहा है। तो जब ये पास आएगा तो इसको ज्यादा एनर्जी महसूस होगी, दूर जाएगा तो कम एनर्जी महसूस होगी। ये अगर एग्जैक्ट एनर्जी इसको मिल गई देन दिस इज गोइंग टू एब्जॉर्ब एंड न्यूक्लियर लेवल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम 1/2 टू 3/2, और अगर 3/2 में इट गेट्स it takes its time, जितना भी इसका लाइफ टाइम है, and then it will again come back and it will release the gamma electrons. Okay, so अब आप सोचिए इसका मतलब हम क्या स्टडी कर सकते हैं डिटेक्टर में, गामा रे निकल रही होंगी, चाहे सोर्स से निकले चाहे हमारे एब्जॉर्बर से निकले, और वो किसका फंक्शन है, हमें कब कम ज्यादा मिलेगी। वी आर नॉट गोइंग टू, हम इनको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे एक्सरेज और इनको स्टडी नहीं करेंगे, हमारा गीगर मुलर काउंटर क्या देख रहा होगा, इट इज गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली द गामा रे। गामा रे का चेंज कब आएगा, जबकि न्यूक्लियस उसे एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्बर उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्बर कब एब्जॉर्ब करेगा, जब राइट वेलोसिटी के साथ में सोर्स उसके पास पहुंचेगा। सो वी कैन से कि गामा रे कितनी ट्रांसमिट हो रही है सैंपल के थ्रू से और एब्जॉर्बर के थ्रू से, सैंपल कहिए या एब्जॉर्बर कहिए एक ही बात है, ये किसका फंक्शन होगा, डॉपलर वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है, ग्राफ क्या खींचेगा, यहाँ पे हमको काउंट ज्यादा मिले, यहाँ पे काउंट कम होते चले गए, और ये क्या बढ़ रहा है इधर को, वेलोसिटी, यानी कि सोर्स पास जा रहा है या सोर्स दूर जा रहा है सैंपल से, ठीक है, या एब्जॉर्बर से, और काउंट जो गामा रे काउंट उतना ही रह रहा है या घटता चला गया, अब इससे नीचे नहीं गया फिर बढ़ने लग गया, इट्स लाइक दैट। Is this clear to all of you that what I mean to say that कि यहाँ से बहुत सारे तरीके की एनर्जी निकल रही होगी, इट मे बी 136, इट मे बी 122, इट मे बी 14.4, ऑल द प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, एंड दिस 14.4 वाले की तो कितना है स्टेबिलिटी, 99 नैनो सेकेंड्स ही है इसकी स्टेबिलिटी, तो इसके 99 सेकेंड्स, इसके नीचे आते ही जो है 14.4, जैसे ही 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का गामा एनर्जी निकलेगी और उसमें से कुछ लॉस होगा, मैं बार बार कह रही हूँ कुछ लॉस होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने ये सोर्स को टू एंड फ्रो मूव किया है। ठीक है, नाउ गामा रे क्यों एमिट हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर एनवायरनमेंट। ओके, हमारा जो सोर्स है उसका एनवायरनमेंट क्या है, रोडियम का, हमारा जो सैंपल है अब वो डिपेंड करता है, आपने स्टेनलेस स्टील ले लिया है कि आपने आयरन रॉड ले ली है कि हमने कोई और ले लिया है, या कोई एक्सकेवेटेड मटेरियल है, या समथिंग इज फ्रॉम द स्पेस, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, एंड इन ऑल दोज मटेरियल्स द एनवायरनमेंट ऑफ 57 आयरन विल बी डिफरेंट। ठीक है, वो एनवायरनमेंट अलग होने से हमें E2 डैश माइनस E1 डैश की एनर्जी E2 माइनस E1 से मैच नहीं करेगी, एंड दैट वी आर गोइंग टू मैच अप विद द डॉपलर वेलोसिटी।
सो नाउ मूविंग फर्दर, अब हम देखते हैं कि कैसे डिटेक्टर और उसको प्लॉट किया जाता है, ठीक है। नाउ टू सी दैट प्लॉट, ओके, व्हेन देयर इज अ रेजोनेंस, अब देखिए एब्जॉर्बर से निकलेगी और ये काउंट्स पर मिनट जो है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे, मैंने आपको दिखाया पहले ही, इफ यू रिमेंबर, है ना, देख रहे हैं, जैसे जैसे एब्जॉर्ब होगा वैसे ही क्या होगा, ये काउंट्स कम होने लग जाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, काउंट्स बढ़ते चले जाएंगे, कहीं एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, सीधे कहां पहुंच जाएंगे, डिटेक्टर पे पहुंच जाएंगे, ओके। इफ इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ काउंट्स कम हो जाएंगे, अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ काउंट्स, ये देखिए। अब आपने देखा, अगर मान लीजिए सैंपल स्टील है तो सैंपल स्टील में क्या होगा, नाउ इफ देयर इज अ, एक ये आपका हो गया E2, E1 एंड E2। अब स्टील में क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर रेज होगा, पर कोई भी इनमें क्या होगा, देयर विल बी नो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग नहीं होगी, बस क्या होगा, इट विल बी लिटिल बिट शिफ्टेड टू द हायर एनर्जी, ओके। सो गामा 1 एंड गामा 2, ओके, इट विल बी लाइक दिस, सैंपल स्टील सिर्फ शिफ्टिंग होगी, नो स्प्लिटिंग, तो हमको ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, देख रहे हैं, ये इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड एंड देन आफ्टर दैट इट इज गेटिंग डिक्रीज एंड देन उसके बाद फिर से, यानी कि ये जो वेलोसिटी है वट एवर इट इज 0 से 5 के बीच में, लेट अस से इट कम्स 4 मिलीमीटर पर सेकेंड, इस पे जो है एग्जैक्ट एनर्जी आ रही है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा सैंपल, ओके।